नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। एक ओर देश में कोरोना के आंकड़े अभी भी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना संकट के बीच अब राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गया है। विपक्ष की अगुवाई कांग्रेस पार्टी कर रही है। मोर्चा खुद सोनिया गांधी ने संभाला है। सोनिया गांधी ने आज 22 विपक्षी नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। बैठक में सभी नेताओं ने लॉकडाउन और कोरोना संकट को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। सोनिया गांधी ने तो यहां तक कह दिया, पीएम का आर्थिक पैकेज देश के साथ क्रूर मजाक है। 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी की सुनामी के सामने विपक्ष, आपको याद होगा, तिनके की तरह उड़ गया था। मोदी के जादू के आगे विपक्ष पूरी तरह पस्त हो गया। लेकिन अब विपक्ष खुद में जान फूंकने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, मोदी के खिलाफ कोरोना काल में फिर क्यों एकजुट हुआ विपक्ष, और लॉकडाउन में सियासत से किसका फायदा, इसी पर बहस होगी। लेकिन पहले जरा जल्दी से सुन लीजिए 22 पार्टियों की बैठक के बाद रणदीप सुरजेवाला क्या बोले। 22 राजनीतिक दलों की एक संयुक्त बैठक श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आज जूम से वर्चुअल हुई। देश में जो कोरोना पेंडेमिक फैला है और जिस प्रकार से कोरोना महामारी के साथ साथ आर्थिक महामारी के शिकार करोड़ों लोग हुए हैं, देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से छिन्न भिन्न हो गई है, जिस प्रकार से प्रवासी मजदूरों को सरकार ने अपने हाल पर बेहाल छोड़ दिया है, जिस प्रकार से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग और वहां काम कर रहे 11 करोड़ लोगों के लिए कोई मदद नहीं, जिस प्रकार से देश का अन्नदाता किसान उसे अपने हाल पर छोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं दिया जा रहा, और जिस प्रकार से पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर एक तरह से ग्रहण लगा दिया गया है और सरकार कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी न समझ पा रही और न उसका क्रियान्वयन कर रही, इनका और बहुत सारे अन्य मुद्दों की आज 22 राजनीतिक दलों की इस बैठक में चर्चा हुई। इस तरह की नकारात्मक राजनीति देश स्वीकार नहीं करेगा। लोग इनके साथ नहीं है। जनता से कट चुका विपक्ष हताश और निराश है और केवल नकारात्मक राजनीति कर रहा है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं। तो आखिर विपक्ष कोरोना काल में मोदी के खिलाफ एकजुट क्यों हुआ है, इसी पर आज बहस करेंगे। मेरे साथ आज बीजेपी से प्रेम शुक्ला जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जेडीयू से डॉक्टर अजय आलोक आपकी टीवी स्क्रीन पर आएंगे, और मृत्युंजय तिवारी आरजेडी से। इन्हीं के बीच होगी बहस। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कोरोना संकट पर आज सोनिया गांधी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, उसके बाद मांग यह हुई है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और संसदीय समिति की बैठक फिर से शुरू की जाए। प्रस्ताव पास किया गया बाकायदा इस बैठक के बाद कि फिर से संसद का सत्र बुलाया जाए और संसदीय समिति की बैठक फिर से शुरू की जाए। रमन कुमार और जानकारी दे रहे हैं। रमन, क्या खबर है? देखिए मानक, जो 22 राजनीतिक दलों की के रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठक की बात कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कही, उसमें 11 मुख्य मांगे रखी गई। उसमें से एक मांग जो गौर करने लायक इसलिए है कि उन्होंने कहा कि संसद का सत्र और संसद की समिति, उस समिति की बैठक बुलाई जाए ताकि सरकार की निरंकुशता पर लगाम लगाया जा सके। क्योंकि आपको याद होगा कि जब संसद का सत्र खत्म नहीं हुआ था और मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, तो कांग्रेस पार्टी और बाकी जो विपक्षी दल है उन्होंने आरोप लगाया था नरेंद्र मोदी की सरकार पर कि लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई इसलिए चलाई जा रही है ताकि अगर कोर्ट में ये कहा जा सके कि जब लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो सकती है तो विधानसभा की कार्रवाई क्यों नहीं चल सकती है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि अभी ये फैसला किया गया है कि संसद का सत्र आहूत किया जाए और जो संसदीय कमेटी है उसकी बैठक बुलाई जाए। ये 22 राजनीतिक दलों के नेताओं ने फैसला किया है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया रमन इस जानकारी के लिए। सुरेंद्र राजपूत, ऐसा क्या हो गया सुरेंद्र राजपूत? कोरोना काल में हम सबको कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, दूर रहिए, आप संसद का सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं सुरेंद्र राजपूत? मानक जी, बहुत ही सामयिक प्रश्न आपने किया है। इसका एक लाइन का जवाब यह है
कि जब आपदा प्रबंधन की बात होती है और आपदा एक्ट की बात होती है तो उस आपदा एक्ट 2005 में स्पष्ट प्रावधान है कि जो संसदीय कार्य हैं और जो राज्य के वित्तीय कार्य हैं उनके लिए आप पैसा एक मद से दूसरे मद में दे सकते हैं और वो संसद के सत्र को बगैर बुलाए दिया नहीं जा सकता, संसदीय कार्य समिति की बैठकों के बगैर नहीं दिया जा सकता। क्योंकि आपदा का काल है, संकट का काल है। भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ इस समय राजनीति सूझ रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कोरोना आपदा निपटने में फेल हो चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत, आपने जवाब नहीं दिया। कहीं ना कहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को हम पढ़ा रहे हैं, दूर रहिए, 2-2 मीटर की दूरी रखिए, भीड़ मत लगाइए, मंदिर मस्जिद सारी सोशल गैदरिंग सब बंद है। आप कह रहे हैं संसद का सत्र बुला लीजिए। याद है आपको जब संसद का सत्र बीच में खत्म किया गया था, बल्कि उसको बढ़ाया गया था, कुछ दिन मांग हो रही थी इसको खत्म करिए, सरकार ने देर कर दी थी उसे खत्म करने में, तब आप कह रहे थे मध्य प्रदेश में सरकार बनवानी थी इसलिए संसद का सत्र चलाया गया। अब आप खुद कह रहे हैं बुला लीजिए संसद का सत्र। आप क्या नहीं चाहते हैं कि इस आपदा काल में पूरी आपदा प्रबंधन समिति के पास पूर्ण वित्तीय अधिकार हो? क्या आप नहीं चाहते हैं कि भारत का देश जो है, भारत का जो नागरिक समिति की बैठक बुलवा लीजिए, संसद सत्र की क्या जरूरत है? बात सुनिए, मानक पूरी आप 5 सेकंड भी नहीं देते हैं मुझे। अरे इतनी देर तो बोलिए, मैं कह रहा हूं संसदीय समिति की बैठक बुला लीजिए, संसद सत्र क्यों बुलाना चाह रहे हैं? उसके बाद आप जवाब नहीं लेते। हाँ। वित्तीय प्रबंधन कौन करेगा? आप करेंगे या मैं करूंगा या संसद करेगी? हाँ। जब तक आप आपदा प्रबंधन में पैसा नहीं डालेंगे, एक मद से दूसरे मद पर पैसा नहीं डालेंगे, कैसे खर्च कर लेंगे? ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। संसदीय सत्र बुलाकर के ही तो एक मद से दूसरे मद में पैसा दिया जा सकता है, या 20 लाख करोड़ की तरीके से 13 शून्य वाला पैकेज आप चाहते हैं लेना? भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता कहीं ना कहीं पूरी तरीके से व्यवस्था करने में फेल हो चुके हैं और पढ़ने लिखने में भी फेल है। इसलिए इनको ये जानकारी नहीं है कि संसदीय सत्र किस लिए आवश्यक है। ओके, प्रेम शुक्ला, सारे फैसले प्रधानमंत्री कार्यालय में हो रहे हैं, विपक्ष का आरोप है, इसीलिए जरूरी है कि सरकार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस शासन पर लगाम लगाई जाए। इसीलिए विपक्ष मांग कर रहा है कि संसद का सत्र बुलाइए, बैठक बुलाइए और संविधान के दायरे में काम करिए। कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्ष का सबसे बड़ा संकट है कि 2004 से 2014 तक उसका एक संवैधानिक कुकर्म है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से अधिक शक्ति जो है पार्टी अध्यक्ष को दे दी गई थी वहां। तो जनपद जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय की सारी फाइल पुलोक चटर्जी लेकर जाया करते थे। सोनिया गांधी जब कहती थी तब हुआ करता था। एक ऐसी इनकी व्यवस्था थी। अब उन्हें नहीं, कृपा करके सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। तो मैं ये जो कह रहा हूँ मानव गुप्ता, में कुछ गलत कहूँ तो आप हस्तक्षेप कर दीजिएगा। मेरी बात अगर कहीं से एक भी कॉमा मात्रा भी गलत हो तो आप कृपया उसमें हस्तक्षेप कीजिएगा। मानव गुप्ता जी को मानव गुप्ता जी की सरकार का सम्मान। सुरेंद्र जी रुकिए ना, सुरेंद्र जी अवसर देंगे आपको, एक एक करके। अरे रुकिए ना, आप बात नहीं कर सकते। अरे रुक जाइए ना, संवैधानिक दायरे में जाएंगे कि 1957 संवैधानिक दायरे में 1857 में ये हुआ। सुन लीजिए साहब, सुन तो लीजिए। ओके ओके ओके, मैं इस देश के संवैधानिक इतिहास पर ही प्रकाश डाल रहा हूं। तो प्रेम शुक्ला, संसद का सत्र बुलवाने में क्या दिक्कत है, बताइए क्या दिक्कत है? साहब, अरे मैंने कोई दिक्कत कहा? हाँ, ये तो दिक्कत अपने आप महसूस कर रहे हैं। हाँ। कुछ लोग दिक्कत ही है अपने आप में, उनके नेता दिक्कत, उनकी नीतियां दिक्कत, वो हर चीज को दिक्कत समझते हैं। भाई तो बुला लीजिए सत्र। नहीं, सुनिए तो हाँ। मानक जी, वो मेरे और आपके अधिकार में नहीं है। तय कौन करेगा? सरकार तय करेगी। तो आप इतना मान लीजिए बुलाया जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कह दीजिए। अगर दिक्कत नहीं है तो कह दीजिए दिक्कत नहीं है, बुलवा लिया जाएगा। आवश्यक होगा बुला लिया जाएगा। जहां संवैधानिक आवश्यकता होगी तत्काल किया जाएगा। हम संवैधानिक व्यवस्था में काम करते हैं। हम कोई ऐसी सरकार नहीं चलाते ना कि आप कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति भवन सिग्नेचर के लिए भेजिए, एक लौंडा आए फाड़कर फेंक दे और आप भूल जाए। सब एक संवैधानिक तंत्र है। लौंडा वोंडा क्या? प्रेम शुक्ला, आपने खुद कहा ना, प्रेम शुक्ला एक सेकंड, अब देखिए आपने खुद कहा था ना अगर ऐसे वैसे शब्दों का इस्तेमाल हो तो मैं आपको रोक दूंगा। लौंडा असंवैधानिक हो तो मैं क्षमा मांग लूंगा। लौंडा अगर असंवैधानिक शब्द हो तो मैं क्षमा मांग लूंगा। लौंडा अगर किसी भी तरह से भारत के संस्कृति में, भाषा में। एक मिनट, अच्छा रुकिए एक सेकंड, अब रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। लौंडा, प्रेम शुक्ला,
पता नहीं, आप कह रहे हैं असंवैधानिक नहीं है, लेकिन क्या वाकई शोभा देता है? क्या पूरा हिंदुस्तान देख रहा है? क्या शोभा देता है ये? मैं तो जिस अंचल से आता हूँ वहाँ बेटे को लौंडा ही कहा जाता है आती आपको? अरे ठीक है, ओके। वहाँ सपूत को लौंडा डॉक्टर कहा अजय जाता है, आलोक, तो सपूत क्या? अजय आलोक, ये 22 विपक्षी दलों की बैठक उनके हिसाब से इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार बेलगाम हो गई है, अपने हिसाब से सब कुछ कर रही है, रातों रात लॉकडाउन कर दिया, उसके बाद अपनी मर्जी से सारा पैसा इधर उधर कर दिया। अब संसद सत्र बुलाया जाना चाहिए, संसदीय समिति की बैठक होनी चाहिए। अजय आलोक, देखिए बात यह है ना कि जब पहरेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सारे चोर ग्रुप बनाने लगते हैं, शासन बहुत अच्छा चलने लगता है, तो चोरों का कुनबा तैयार होने लगता है कि हमारी दुकान कैसे चले। आज ये बैठक हुई है, आज ये बैठक कोई कोरोना के चर्चा को लेकर नहीं हुई, ये बैठक हुई है कि बाकी देश का क्या होगा, कैसे क्या होगा। हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, विपक्ष इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, विपक्ष सरकार के खिलाफ कोई मोर्चा नहीं खड़ा कर पा रहा है, हम कैसे क्या करेंगे। मैं आपको एक तेजस्वी यादव का वीडियो भेजूंगा जो सोनिया गांधी से बात करते हुए कह रहे हैं कि हम लोग सरकार की विफलताओं को नहीं निकाल पा रहे हैं, हम लोग इकट्ठा नहीं है, हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, हमें आवाज उठानी होगी, हमें श्रम कानून में बदलाव करवाना पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी अच्छी गति से अगर शुरू हो जाएगी तो कैसे होगा, बिहारी मजदूर को हम वापस नहीं जाने देंगे तो इकोनॉमी नहीं शुरू होगी। इस तरह की नकारात्मक बातों का चर्चा आज हो रही। हमारे पास भी कुछ वीडियो आए हैं, कल शेयर करूंगा, ट्वीट भी करूंगा कुछ देर में। लेकिन ऐसे ऐसे लोग ये इकट्ठा है जिनकी बात सोच बिल्कुल दूषित और घृणित हो चुकी है। अच्छा, बिहार के संबंध में मैं मान भी लूं अगर अजय आलोक कि बिहार में चुनाव आ रहा है इसलिए बिहार की पार्टियां एक हो रही हैं, लेकिन यहां तो 22 विपक्षी दल थे, देश भर के थे वो तो सारे, उनको कौन सा चुनाव लड़ना है अभी? आपने बेंगलोर में भी नहीं देखा था 2018 में, कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुलबा जोड़ा देखा, कुलबा भी बिखर गया। एक सेकंड अजय आलोक, आपकी आवाज में भी दिक्कत आ रही है, उसे ठीक करवा रहा हूं मैं, एक सेकंड। और मृत्युंजय तिवारी भी दोबारा जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, क्या यही वजह है क्या कि विपक्ष सारा बिखरा बिखरा हुआ था और मोदी जी एक के बाद एक पॉइंट स्कोर करते जा रहे थे? पहले लॉकडाउन किया, उसके बाद देखिए लॉकडाउन खत्म होते होते सारी दुनिया से बेहतर हमारे आंकड़े दिख रहे हैं। कहीं आपको यह तो नहीं लगा कि बाजी हाथ से निकल रही है, इसलिए एक बार फिर सबको एकजुट किया जाए? मानक गुप्ता जी, अगर आपको मजदूर के पांव के छाले आंकड़े दिख रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शितापूर्ण लॉकडाउन का निर्णय, जिसने मजदूरों को काल के गाल में समा दिया, भूखे भी मार दिया, प्यासे भी मार दिया और पैदल भी मार दिया, और छाले जो है वो घाव दिख रहे हैं, मरहम आप नहीं लगा पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी बहुत सफल आयोजन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है, इवेंट मैनेजर बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छी क्या नाम नारे दे सकते हैं। तो बीजेपी तो कह रही है आज जो आपने मीटिंग करवाई वो इवेंट था, सिर्फ इवेंट था जो आज हुआ। ये भारतीय वो जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी दिन तैसी, जो इवेंट तो ये मीटिंग क्यों की आपने, क्या मकसद था इसका? 22 विपक्षी दलों को एकजुट करने का मकसद क्या था आज? अच्छा, आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी और प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक नहीं बुला रहे, और हम सब दलों से चर्चा करके चाहते हैं कि राष्ट्र के संकट पे आइए, सब लोग साथ में। वो तो 5 बार मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर चुके हैं पूरे देश के, उसमें सारी पार्टियों के मुख्यमंत्री थे। सिलेक्टेड बात किए, सिर्फ संसदीय लोगों से बात किए, जो संसद में नहीं है वो भी बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। हाँ। आप इस चीज को समझिए। हाँ। इस चीज को समझना होगा आपको। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति अगर छूटता है तो ये लोकतंत्र प्रणाली की फेल्योरिटी है। बिल्कुल सही है। और आज की डेट में जिस तरीके से हम लोग ये बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कभी प्रेम वो शुक्ला, मजदूरों के पलायन ने, मजदूरों की बेहाली ने विपक्ष को एक मौका दे दिया अपने पैरों पर दोबारा खड़ा होने का, और इसीलिए देख लिए 22 पार्टी एक साथ आ गई हैं सोनिया गांधी के साथ। की बात कर रहे हैं, वो छाले मजदूरों को देने वाले ही अब उन छालों पर जो है बात भी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है साहब। सबसे अधिक जो उत्तर प्रदेश और बिहार में जो श्रमिक आए हैं, उन श्रमिकों में सर्वाधिक हर दूसरा श्रमिक महाराष्ट्र से आया है, उसके बाद जो है वो दिल्ली से आया है,
उसके बाद वो पंजाब से आया है। प्रेम शुक्ला जी, सबसे अधिक श्रमिक 75। एक सेकंड प्रेम शुक्ला, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, और ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि आज जो 22 विपक्षी दलों की बैठक हुई थी उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी शामिल नहीं हुई थी। अब कांग्रेस ने सवाल पूछ लिया है। कांग्रेस कह रही है क्या एसपी बीएसपी गरीब मजदूरों के साथ नहीं है क्या? यानी उत्तर प्रदेश में शायद बीजेपी को सूट करने वाली खबर आ रही है। यूपी में बीएसपी, एसपी और कांग्रेस, जिनका महागठबंधन कभी बना भी था फिर बना नहीं भी था, अब ऐसा लगता है कि एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो गई है। 2022 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में। अब कांग्रेस ने सीधे सीधे पूछ लिया है क्या एसपी और बीएसपी गरीबों के साथ नहीं है क्या? हम तो उनके लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, बसें भेज रहे हैं, एसपी और बीएसपी क्या कर रही है? ये यूपी और बिहार में ही क्यों सारी पॉलिटिक्स हो रही है अजय आलोक? इसका मतलब यूपी और बिहार ज्यादा जो प्रवासी मजदूर हैं यहीं के हैं, इसीलिए यहीं ये सारी राजनीति हो रही है। बाकी देश में इतनी आवाज सुनने को नहीं मिल रही है राजनीति की अजय आलोक। देखिए, प्रवासी मजदूरों की सबसे ज्यादा संख्या निसंदेह यूपी और बिहार के लोगों की है, और आज इन यूपी और बिहार के मजदूरों को खासकर कांग्रेस शासित राज्यों, खासकर चाहे वो पंजाब हो जाए, चाहे वो महाराष्ट्र हो जाए, चाहे राजस्थान हो जाए, गुजरात में भी अच्छे व्यवहार नहीं हुआ है, लेकिन इन कांग्रेस शासित राज्यों में जिस तरह से व्यवहार किया गया है दिल्ली में, जिस तरह से इनको भेजा गया है, उस तरह से ये कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि किसी न किसी तरह से इस पर मलहम लगाया जाए। लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो गया है। और दूसरी बात, यूपी बिहार के लोग बहुत जागरूक हैं। जब उन प्रदेशों में जाकर उन प्रदेशों की इकोनॉमी को चमका सकते हैं, तो आज जब वापस आ रहे हैं बिहार में, यूपी में, तो अब एक प्रण लेके जाएंगे कि वापस नहीं जाना। अजय आलोक, बीजेपी कहती है सारे मजदूरों को उनके घर भेजने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। आप क्योंकि रूलिंग पार्टी है आपकी बिहार में, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों की जिम्मेदारी है मजदूरों को उनके घर भेजने की, तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी क्या? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? आपके मजदूर थे, उनको घर लाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं थी? जहां वो रह रहे थे उन सरकारों की थी उनके घर भेजने की। मानक सुनिएगा, बस मुझे 10 सेकंड दीजिए। सबसे पहली बात, यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, हम एग्री करें। प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए ट्रेनों का इंतजाम करना सेंटर स्टेट की जिम्मेदारी है, ये क्लियर कट लिखा हुआ है, क्योंकि सेंटर स्टेट को पता है कि उनके यहाँ कितने मजदूर हैं। हमने ब्लैंकेट एनओसी दिया महाराष्ट्र को, राजस्थान को, तमिलनाडु को, दिल्ली को कि आप ट्रेनें भेजिए। ये लोग ट्रेन भेजने में कोताही करते रहे शुरू से। हमने केंद्र को कहा कि ये ट्रेन नहीं भेज रहे हैं, केंद्र ने नियम बना दिया कि अब मसला सिर्फ ट्रेन का नहीं रह गया ना, बसों तक आ गया, पैदल चलते हुए मजदूरों तक आ गया। मसला बहुत दूर तक गया है। मृत्युंजय तिवारी, बहुत दूर तक। मृत्युंजय तिवारी, हमने खाना खिलाया, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। मृत्युंजय जी, भूखे लोग आ रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी, ये यूपी बिहार में ही सारी पॉलिटिक्स हो रही है। यूपी बिहार में ही सारी पॉलिटिक्स हो रही है, मतलब इलेक्शन की वजह से हो रही है। बिहार में इलेक्शन आ रहा है और यूपी में 2 साल बाद है, 1.5 साल बाद, लेकिन तैयारी चालू है। इलेक्शन देखिए मानक जी, इलेक्शन तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। कभी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी अब नहीं है इस दुनिया में, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। और ये देश के जो श्रमवीर हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, वो किस तरह से परेशान हुए इस संकट काल में, सरकार ने उनकी चिंता नहीं की। ये गरीब विरोधी सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे बिहार की हो, ये तो एक्सपोज हो गई इनका चेहरा। अजय आलोक जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं टीवी पर, लेकिन आप तो शांत रहिए ना भाई, आप बोल रहे थे, हम बोलिए। इतना तिलमिलाते क्यों है? बोलिए, तिलमिलाइए मत। जब लोगों ने देखा, जब गरीबों को, मजदूरों को सरकार की सहायता की जरूरत थी, वो भूख से तड़प रहे थे, हजारों किलोमीटर पैदल चलने के मजबूर थे, छोटे बच्चे गोद में लेकर चल रहे थे, उस समय सरकार क्या कर रही थी? ताली पिटवा रही थी, दीपक जलवा रही थी। 500 केस था जिस समय, उस समय पूरा लॉकडाउन, मजदूरों की चिंता नहीं। आज तक आपके चैनल हो, सभी चैनलों ने दिखाया किस तरह से मजदूर की पीड़ा को। लेकिन अच्छा मृत्युंजय तिवारी, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, ट्वीट किया? ओके मृत्युंजय तिवारी, क्या ये कहना चाह रहे हैं 22 विपक्षी दलों की आज जो बैठक हुई है वो मजदूरों का हाल देखकर उनकी सुध लेने के लिए हुई है? जी, ये सरकार नाकाम रही। कोरोना संकट काल से निपटने में जब सरकार नाकाम रही, तो विपक्ष, जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते
सभी लोग मृत्युंजय एकजुट में हुए हैं एक और सवाल ये है। लोकतंत्र की खूबसूरती जल्दी से अजय आलोक, जल्दी से। कि हाँ, बोलिए अजय आलोक, लोकतंत्र में जल्दी से। जब विपक्ष मजबूत हाँ। होगा मैं आपके तभी माध्यम सत्ता से पक्ष काम न्यूज करता है। 24 के माध्यम से मृत्युंजय जी से पूछना चाहूंगा कि लॉकडाउन के दौरान इनके पूछिए। युवराज श्री तेजस्वी यादव 4 बस गाड़ी वहीं को चले काफिले गए। से ये बीमारी दिल्ली से तो पटना है। पहुंचे, ये तो मानसिक रास्ते में बीमारी तो जो मजदूरों आपको को है, पैदल चलते हुए ये देखा होगा। फोबिया से क्यों नहीं निकलिए। 2 मजदूरों अरे को गरीबों की सोशल डिस्टेंसिंग पीड़ा, का फॉलो करते हुए 2 गरीबों की मजदूर को दुख- ओके, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। राष्ट्र की बात जारी है, फौरन लौट रहे हैं। आज 22 विपक्षी पार्टियों के साथ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने, माफ कीजिए, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज एक बैठक की है। इसीलिए आज राष्ट्र की बात में सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि मोदी के खिलाफ कोरोना काल में यह विपक्ष एकजुट क्यों हुआ है। प्रेम शुक्ला, आपको क्या समझ में आ रहा है, यह बैठक क्यों हुई है आज कांग्रेस की 22 पार्टियों की? ये कांग्रेस ने जो अपराध किया है अपने राज्यों में, सबसे अधिक 50% जो मजदूर निकला है वो महाराष्ट्र से निकला है। महाराष्ट्र से जो मजदूर निकला है उसको निकाला किसने भाई? उसको भोजन नहीं दिया। 96% नहीं, मीटिंग क्यों हुई, आपको क्या समझ में आ रहा है? हमें तो ये समझ में आ रहा है कि विपक्ष को मौका मिल गया है। अरे प्रेम शुक्ला जी गड़बड़ा गए हैं अपने मानक जी। पाप को ढकने के लिए उसने जो है एक ये जो भाषा पापियों का का जिस तरह समूह प्रयोग एकत्रित कर रहे करने का हैं, प्रयास किया है, लगता है ये जिन्होंने गड़बड़ा गए हैं। कोरोना काल में मजदूरों के पैरों में छाले देने का दुष्कर्म किया। उसमें एक सबसे ही बड़े बैठक श्रेय वाले में जो क्यों है गड़बड़ा वो गए महाराष्ट्र प्रेम शुक्ला जी? आदरणीय सुरेंद्र उद्धव ठाकरे राजपूत। की सरकार आई थी। सुरेंद्र आदरणीय राजपूत, उद्धव ठाकरे की सरकार ने सुरेंद्र राजपूत 50 क्या- मजदूरों को मुंबई से पलायन करने के लिए मजबूर किया। हाँ, सुरेंद्र राजपूत, हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए। प्रेम शुक्ला कह रहे हैं अपने पाप छुपा रहे हैं आप इस मीटिंग से। कबीर का दोहा है ना, प्रेम शुक्ला जी को भी आता ही होगा कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। प्रेम शुक्ला जी जरा अरे एक आपको बात गऊ नरेंद्र तक मोदी खाने जी वाले से का पूछ समर्थन लीजिए, नरेंद्र बकरी मोदी तक तो जी से ठीक थी। पूछ लीजिए कि मांस राष्ट्र खाने का समर्थन आप तो करते हैं। अजय आलोक, क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं। अजय आलोक, बिहार में इलेक्शन पता नहीं अभी होगा या नहीं होगा, अजय आलोक, लेकिन आपको क्या समझ में आ रहा है, ये चुनाव की तैयारी है क्या? मानक बिल्कुल चुनाव की ऐसी तैयारी है कि क्वारंटाइन सेंटर्स में जा जाके पर्चियां फाड़ी जा रही हैं, दलों का सदस्य बनाया जा रहा है। और तो और हास्यास्पद ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि मजदूरों का ईमेल एड्रेस लेके उसको अपने डेटा में सेव करो। आज की मीटिंग में ये भी चर्चा हुई है। आप सोचिए मानसिक स्तर उस मीटिंग का कि मजदूरों का ईमेल आईडी लेके उसको डेटा बैंक में सेव कर। मृत्युंजय जी कुछ कह रहे हैं, मृत्युंजय जी आप बोलिए, जल्दी से बोलिए। मृत्युंजय तिवारी, जमात एक साथ बैठ के पता नहीं क्या कर रही है। बोलिए तिवारी जी, क्या कह रहे हैं? मानक जी, हाँ। अजय आलोक मजदूर जी जो आ रहे हैं गड़बड़ा उसको गए सब पार्टी का मेंबर आज बनाएंगे। बीजेपी जेडीयू वाले गड़बड़ा गए हैं। आज इनकी भाषा देखिए, कोई लौंडा कह रहा है, कोई कह रहा है मजदूरों का ईमेल आईडी। अरे उनके पेट में भूख की आग अरे लगी आपके है, नेता अब कह रहे हैं उनको कि ईमेल मजदूरों के आईडी ईमेल बता आईडी रहे लेकर उनका डेटा बेस क्यों नहीं खाना दे रहे? वीडियो भेज रहा हूँ। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। राष्ट्र की बात में आज आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला, सुरेंद्र राजपूत, डॉक्टर अजय आलोक और मृत्युंजय तिवारी। लेकिन इतना साफ है, बस एक ही चीज ध्यान में आती है, लॉकडाउन खत्म, लगभग खत्म, राजनीति शुरू।